Good morning, children. Welcome back in your SST class. Open your book on page number 45. Let us study 7th chapter of history, that is Revolt of 1857. In this chapter, you will learn about the reasons of the Revolt of 1857, about the spread, limitations and causes of the failure of the revolt, about the Queen's proclamation in 1858. We have learned about the exploitation of Indians by the British, the deplorative conditions of the people due to the discriminatory policies, the drain of wealth which caused havoc in the Indian economy. किस तरह से इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन होता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें लोगों की कंडीशन कैसी थी इनके डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ से, और किस तरह से इंडिया का जो वेल्थ है वो इनके कंट्री में जा रहा था और इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो रही थी. द पीरियड फ्रॉम 1757 टिल 1857 शो द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. जो पीरियड है 1757 से लेके 1857 तक, इसमें क्या था, ब्रिटिश का जो पावर था और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था वो बढ़ता ही जा रहा था. It created the Indian ruling elite and the masses, which resulted in several local uprisings. इसने क्या क्रिएट किया, इंडिया में रूलिंग एलाइट यानी एक क्लास, रूलिंग क्लास और मासेस, जिसका जो कि इंडिया में आए, रूलिंग मासेस आए, रूल करने वाले लोग आए. इसका रिजल्ट क्या हुआ, सेवरल लोकल अपराइजिंग के रिवोल्ट टाइप, ठीक है. तो छोटे मोटे बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए. बाय द मिड 19th century रीजनल नवाब्स एंड द किंग्स लॉस्ट देयर अथॉरिटी. मिड 19th century तक जो लोकल नवाब्स या किंग थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी लॉस कर दी. इन द रूरल एरियाज बोथ द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स वेर अनहैप्पी विद द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. और रूरल एरियाज़ में क्या था, जो भी पीजेंट्स थे और ज़मींदार्स थे वो बिल्कुल अनहैप्पी थे. क्यों अनहैप्पी थे, वो जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, उससे वो अनहैप्पी थे. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए कल्मिनेशन ऑफ द राइजिंग वेव ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये क्या था, एंटागोनिज्म का मीनिंग क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ हैट्रेड एंड ऑपोजिशन. जो ऐसी चीज़ें जिनको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जिन चीज़ों से आप हैट्रेड करते हो, तो जो इकट्ठा की हुई हैट्रेड वाली फीलिंग्स थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वही थी रिवोल्ट ऑफ 1857. इट शॉक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल. और रिवोल्ट ऑफ 1857 ने जो ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन था उसको हिला कर रख दिया था. सीन बाय सम हिस्टोरियंस एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन डीप रूटेड कॉजेस. कुछ हिस्टोरियंस ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बताया है, लेकिन ऐसा माना गया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 उसका जो रीज़न था वो, उसकी जड़ें जो हैं काफ़ी गहराई तक थी. बहुत सारे रीज़न्स थे. द इमीडिएट कॉज वाज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन सोल्जर्स. और रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो इमीडिएट कॉज था वो इंडियन सोल्जर्स के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ था. सो लेट अस टेक ए लुक एट द कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट. अब रिवोल्ट के कौन कौन से कॉजेज़ थे उसको हम देखते हैं. कॉजेज़ में फर्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज़. द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ एंड इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड ए सेंस ऑफ फियर, सस्पेक्शन एंड रिसेंटमेंट अमंग द रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट. जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ थी, वो जो अपना जो उनकी टेरिटरी थी उसको एक्सपांड जो करते जा रहे थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी और उनके जो इंटेंशंस थे, उनके जो इरादे थे ब्रिटिश के, इससे एक डर, एक शक या एक नाराज़गी थी इंडियन रूलर्स के अंदर. सो फर्स्ट, Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse was resented
by the ruling class because it curbed their rights of adoption. Annexation of Jhansi, Satara and Nagpur under the doctrine created great resentment. लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इससे एक फीलिंग ऑफ एंगरनेस थी रूलिंग क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका जो अधिकार था, अगर उनके पास जो एडॉप्शन का अधिकार था, जैसे उनका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है, वो किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनके एडॉप्शन का जो राइट है वो हटा दिया जा रहा था। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए झांसी को एनेक्स किया गया, सतारा, नागपुर, तो इससे उन लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। सेकेंड वन, द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स वेर अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ अवध। जो हिंदू थे और मुस्लिम थे दोनों ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे अवध के एनेक्सेशन के बाद। एज ए रिजल्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द रूलर्स वेर फोर्स टू डिसबैंड द सोल्जर्स। और अवध के एनेक्सेशन के बाद वहाँ के रूलर्स को फोर्स किया गया कि वो अपने सोल्जर्स को डिसबैंड कर दें, यानी डिसमिस कर दें। थर्ड वन, disrespect shown by the British to the last Mughal emperor Bahadur Shah also angered some people। जो disrespect था, जो अपमान था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह को, उससे भी काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। नेक्स्ट, द ब्रिटिश एक्सक्लूडेड द इंडियंस फ्रॉम हाई सिविल एंड मिलिट्री जॉब्स विच वेयर रिजर्व फॉर द इंग्लिशमैन। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया था हाई सिविल और मिलिट्री जॉब से, विच वेयर रिजर्व फॉर द इंग्लिशमैन, और वो जॉब्स जो हैं वो इंग्लिशमैन के लिए रिजर्व की हुई थी। इन द आर्मी द हाइस्ट पोस्ट विच एन इंडियन कुड गेट वाज दैट ऑफ सूबेदार एट ₹60 और 70 पर मंथ। आर्मी में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी जो इंडियन को मिल सकती थी वो थी सूबेदार की, और उनकी सैलरी मंथली थी 60 to 70 रुपीज़। द हाईएस्ट पोस्ट इन द सिविल सर्विस फॉर विच एन इंडियन कुड क्वालिफाई वाज दैट ऑफ सदर अमीन। हाईएस्ट पोस्ट जो कि सिविल सर्विस में कोई इंडियन क्वालिफाई कर सकता था वो था सदर अमीन की, और जिसके लिए उन्हें 500 पर मंथ की सैलरी दी जाती थी। The educated Indians felt dissatisfied as they had hoped to get more employment in the government jobs। जो educated Indians थे, पढ़े लिखे Indians थे, उन्हें उनके अंदर असंतोष की एक भावना थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब्स में मिल सके। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज़, इससे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे। The primary motive of the political domination of India by the British was its economic exploitation। जो प्राइमरी मोटिव थी पॉलिटिकल डोमिनेशन इंडिया की ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो क्या थी? उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। द ब्रिटिश यूटिलाइज्ड देयर पॉलिटिकल पावर फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते थे। किस लिए यूज़ करते थे? इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड वेल्थ ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन, और इंडिया के वेल्थ को यूज़ करते थे ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए। इन दिस प्रोसेस इट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट। इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना हमारे देश में फैलने लगी। फर्स्ट, द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। जो ट्रेड इंटरेस्ट था ब्रिटिश का, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट हुआ कि इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट, द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी विथ इट्स एम्फेसिस ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? हमारे देश के जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दी जा रही थी? एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन पे। नेक्स्ट, द इंडियन पीजेंट्स, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेर फोर्स्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इन रिटर्न रिसीव्ड वेरी लिटिल रिन्यूएशन।
जो इंडिया के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो वीवर्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो जो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनके डिज़ायर के हिसाब से ये काम करें और उसके बदले इन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी। मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स एंड क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट एमोंग आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन। जो मशीन के बनी हुई चीज़ें थीं उस इंग्लैंड की, उससे इंडिया का मार्केट भर गया और इससे क्या हुआ, इंडिया के जो आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि उनकी चीज़ें अब कोई नहीं खरीदता था। मशीन की बनी हुई अच्छी चीज़ें सब खरीदने लगे। The ruination of the Indian industry increased pressure on agriculture, which led to further deterioration of the condition of peasants and the people in general. तो जो इंडिया की इंडस्ट्री जो रुइन हुई थी, बर्बाद हुई थी, उससे किस पे प्रेशर बढ़ गया? एग्रीकल्चर पे बढ़ गया, क्योंकि लोगों की जब इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो वो एग्रीकल्चर पे ही आ गए अपने लाइवलीहुड के लिए। और इससे क्या हुआ, जो पीजेंट्स और यहाँ के जनरल पीपल थे, उनकी कंडीशन और बद से बदतर होती चली गई। नेक्स्ट कॉज इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ए सीरियस कॉज ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग ऑल क्लासेस ऑफ इंडियंस was that they became apprehensive of the intentions of the British concerning their religion. Some of the reasons for suspicion and distrust included these. लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट आ गया था, एक शक की भावना आ गई थी इन लोगों को अपने धर्म को लेके इन पर। फर्स्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 had allowed the missionaries to enter India. चार्टर एक्ट जो था 1813 का, उसने अलाउ किया था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। Many Indians feared that the English were attempting to convert them all to Christianity. और जो बहुत सारे इंडियंस थे उनके अंदर ये डर था कि जो इंग्लिश हैं उनका ये प्रयास रहा है कि वो इंडियंस के धर्म को, हिंदू या मुस्लिम उनके धर्म को वो क्रिश्चियनिटी में बदल दे रहे हैं। Certain laws passed by the company's government, including useful social legislation like the abolition of sati, female infanticide, and encouragement of widow remarriage, were considered as unnecessary interference by the British in the social customs of Indian society. कुछ लॉ पास हुए थे कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये भी इंक्लूडेड थे कि जो कुछ हमारे जो कस्टम्स थे उनको एबोलिश किया गया था, जैसे सती सिस्टम हो गया या फीमेल इन्फेंटिसाइड, जैसे फीमेल चाइल्ड को लोग मार देते थे पैदा होते ही, और जो विडोज़ थी उनको हम दोबारा यहाँ शादी नहीं होती थी तो इनको रीमैरिज करने की परमिशन मिल गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो इंडियंस थे उनको पसंद नहीं थी, वो सोचते थे कि ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस थे, बिना मतलब का ये जो अंग्रेज़ हैं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे कस्टम्स में, और इंडियन सोसाइटी की जो कस्टम्स हैं उसमें उनका ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस है। तो द फीलिंग्स ऑफ द पीपल वेयर हर्ट फर्दर बाय द टैक्सेस दैट वेयर इम्पोज्ड अपॉन द लैंड ऑन विच टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वेयर बिल्ड। इतना ही नहीं, लोगों की फीलिंग्स और हर्ट तब हो गई जब अननेसेसरी टैक्स इम्पोज कर दिए गए उन ज़मीन पे जिस पे मंदिर और मस्जिद बने हुए थे। द ब्रिटिश जनरली लुक डाउन अपॉन द इंडियंस एंड कंसिडर्ड देम टू बी इन्फीरियर। अंग्रेज इंडियंस को हमेशा नीची निगाह से देखते थे और उनको अपने से इन्फीरियर समझते थे। दिस एटीट्यूड फेल्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट देम। और ये जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का, इससे यहाँ पे काफ़ी असंतोष की भावना लोगों में आ गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।